हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भारद्वाज है और ये मेरे चैनल का सेकंड वीडियो है ऑन रामचंद्र गुहाज इंडिया आफ्टर गांधी। जो लोग न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट मैं एक हिस्टोरियन नहीं हूँ। मैं एक फ़िलॉसफ़ी का पीएचडी स्टूडेंट हूँ एट आईआईटी बॉम्बे, लेकिन मैं हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं ये भी समझता हूँ कि इस पॉलिटिकल पीरियड में हमारे कंट्री का पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को हमें जानना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। सो उस स्पिरिट में मैं ये वीडियो लेक्चर्स कर रहा हूँ एंड होपफुली कंप्लीट कर पाऊँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 1 से है। इसके पहले हमने प्रेफेस किया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 को करेंगे, बट लेकिन चैप्टर 1 इतना पैक्ड है विथ इंफॉर्मेशन जो हमें हमारे लिए जानना ज़रूरी है। हम उस चीज़ को स्किप नहीं कर सकते, मतलब स्किम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पार्ट 1 को भी मैं सब सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूँ। जो पार्ट 1 है, यानी जो चैप्टर 1 है, वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। चैप्टर 1 का नाम है फ्रीडम एंड पैरिसाइड। फ्रीडम का मतलब होता है इंग्लिश में आज़ादी, ऑफ कोर्स। पैरिसाइड का मतलब होता है द किलिंग ऑफ अ फादर। सो ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस का पीरियड है, इंडिपेंडेंस का मतलब टाइम है जिस पे हम बात कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स पैरिसाइड का मतलब होगा द किलिंग ऑफ द फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन मीन्स महात्मा गांधी। सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट हमारा फ्रीडम और द इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस कि जस्ट पहले का थोड़ा सा हिस्ट्री इट विल टॉक अबाउट, और उसके बाद में इट विल टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस टू द पॉइंट ऑफ गांधीज डेथ। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस चैप्टर 1 इज अबाउट। चैप्टर 1 का जो सेक्शन 1 है, चैप्टर 1 का सेक्शन 1 वो बात कर रहा है एग्जैक्टली अबाउट द डे ऑफ इंडिपेंडेंस। So it's actually talking about 14th and 15th August of 1947. So anyway, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रामचंद्र गुहा ने इस चैप्टर के शुरुआत के पहले 2 कोट्स दिए हैं। उसमें से एक जो कोट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं उस कोट को फुल पढ़ूंगा। वो कोट इज़ फ्रॉम अ बिशप ऑफ कैलकाटा। कैलकाटा में एक बिशप थे जिनका नाम था J.E. वेल्डन। उन्होंने ये बात कही थी इन 1915। ठीक है, तो वो चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं विद दिस कोटेशन। 2 कोट्स हैं, उसमें से मैं एक पढ़ रहा हूँ बिकॉज वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ड्रामेटिक एक फील क्रिएट करता है। एंड वेल्डन इज सेइंग दैट ब्रिटिश इंडिया को छोड़ ही नहीं सकते। ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को वेल्ड करता है टुगेदर, इंडिया को वो टुगेदर रखता है। सो अगर ब्रिटिश राज इंडिया से चले जाए तो इंडिया में केओस आ जाएगा, इंडिया अपने आप को गवर्न ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये कहा था 1915 को। एंड बस इन अ मैटर ऑफ I don't know, in a matter of let's say 3 decades, a little more than 3 decades, in a matter of 30 years, ये जो कोट है ये completely disprove होने वाला है. So that's the interesting dramatic thing. So I want to begin with that quote. The disappearance of the British Raj in India is at present and must for a long time be simply inconceivable. British राज का इंडिया से जाना कैन नॉट इवन बी इमेजिन्ड, हम उसका तस्वुर तक नहीं कर सकते। दैट इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय ए नेटिव गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स इज द वाइल्डेस्ट ऑफ वाइल्ड ड्रीम्स। ब्रिटिश राज का रिप्लेसमेंट बाय अ इंडियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, ये काफ़ी प्रोफेटिक बात है वो जो कह रहे हैं, मतलब इट वॉज रिप्लेस्ड बाय 2 गवर्नमेंट्स।
राइट, वन वॉज द यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट वॉज पाकिस्तान। सो इसमें एक प्रोफेटिक बात भी है, तो वो भी एक ड्रामा क्रिएट करता है विच इज़ ऑफ इंटरेस्ट। सो बोलते हैं कि ये वाइल्ड ड्रीम है, हो ही नहीं सकता कि ब्रिटिश के जाने के बाद इंडिया अपना खुद का एक नेटिव गवर्नमेंट यहाँ पे एस्टैब्लिश करे। आगे वो बोलते हैं as soon as the last British soldier sailed from Bombay or Karachi, India would become the battlefield of antagonistic racial and religious forces. जैसे ही लास्ट ब्रिटिश सोल्जर कराची या बॉम्बे से सेल हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा टुवर्ड्स इंग्लैंड, इंडिया विल बिकम अ बैटलफील्ड ऑफ रिलीजियस एंड रेशियल फोर्सेस। एक हिसाब से ये बात सही है, बट ये बात सही है बिकॉज ऑफ ब्रिटिश स्टुपिडिटी, बिकॉज ऑफ द वे जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस को हैंडल किया, उस वजह से ये चीज़ सही निकला, नॉट ऑन इट्स ओन। और एक और बात आपको याद रखना है कि ये जो लैंग्वेज है ना, इस चीज़ पे आप ज़रा फोकस कीजिए। ये जो कॉलोनियल लैंग्वेज होता है ना, तो कॉलोनियलिज्म क्या होता है ना कि वो अपने प्रेजेंस को इन अ कंट्री, अपने प्रेजेंस को वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। सो वन ऑफ द थिंग्स वन ऑफ द जस्टिफिकेशंस ये है कि हम यहाँ पे ऑर्डर और स्टेबिलिटी ले आ रहे हैं, हमारे जाने से ये ऑर्डर और स्टेबिलिटी भी चले जाएगा। इफ़ यू लिसन टू द रेटरिक ऑफ अमेरिका इन इराक, जब अमेरिका इराक चले गया था, एंड देन ये जो डिबेट होता है अबाउट लीविंग फ्रॉम इराक, सदाम का जो गवर्नमेंट था उसको तो गिरा दिया, एंड देन नया गवर्नमेंट उसके बाद में गेट्स एस्टैब्लिश्ड। उसके बाद द लैंग्वेज ऑफ द अमेरिकन ट्रूप्स लीविंग इराक वॉज ऑल्सो द सेम फ्रॉम अमेरिका। वो भी यही बोलते थे जैसे हम चले जाएंगे, हम हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं इसको। आई थिंक प्रेसिडेंट तालिबानी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन इराक। तो द लॉजिक दैट अमेरिका वॉज प्रेजेंटिंग वॉज अगर हम चले जाएं तो फिर वही शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे रेज होगा, कुर्द और अरब कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे रेज होगा। तो वही सेम चीज़, द सेम language was still used, so it's the same colonial language, so you have to keep an eye on it. And the peaceful and progressive civilization which Great Britain has slowly but surely brought to India would shrivel up in a night. So as soon as the British soldier leaves India, में जो civilization थोड़ा बहुत ब्रिटेन लेकर आया था वो एक रात में वो चले जाएगा। यानी हमारे आने से तो पहले इंडिया वॉज अनसिविलाइज्ड कंट्री, यहाँ पे कुछ था नहीं। ठीक है, सो दिस वॉज J.E. Weldon in 1915. In 30 years this is going to be falsified. In 3 decades only things are going to change dramatically. ठीक है, फिर स्टार्ट होता है सेक्शन 1। सेक्शन 1 स्टार्ट होता है विथ एन इंसिडेंस जो हुआ था 1930 में। ठीक है, और ऑल्सो फ्रेंड्स मैं मेनली हिंदी में बोलूँगा, बट समटाइम्स कभी कभी मतलब मेरे मुँह से इंग्लिश आई वॉन्ट टू डू दिस इन हिंदी बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई ओन हिंदी। ऑफन टाइम्स मैं बीच में इंग्लिश बोल देता हूँ। आई एम नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज इज़ नॉट हिंदी, बट दिस इज़ एन अटेम्प्ट टू रीच मोर पीपल। एनीवे, ठीक है, सो सेक्शन 1 स्टार्ट होता है विथ एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन 1930। ठीक है, इन 1930, इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी इन 1930, in the city of Lahore. So if any of our Pakistani friends are listening, welcome. So in the city of Lahore, the Congress had passed a resolution. Congress ने एक resolution pass किया था in the city of Lahore in 1930 in the first week of January के last week में हम
इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे इंडिया का, ठीक है, दैट वी विल सेलिब्रेट इंडियाज इंडिपेंडेंस डे इन द लास्ट संडे ऑफ जनवरी 1930, एंड वी विल कॉल दैट डे द डे, एंड वी विल कॉल दैट डे, और हम डिक्लेयर करेंगे पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज अपोज टू व्हाट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू डोमिनियन स्टेटस दैट ब्रिटेन वाज रेडी टू गिव. ब्रिटेन जो आज अगर आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम, if you look at Canada for example, it has a dominion status, ठीक है, वहाँ भी मिनिस्टर्स होते हैं. सो वहाँ पे you have prime minister. Prime minister is the prime minister of a king or a queen. So the prime minister, let's say someone like Justin Trudeau is the prime minister of the queen of England, ठीक है. सो ये स्टेटस हमें नहीं चाहिए. ये जो डोमिनियन स्टेटस वाली बातें हो रही थी, ये डिबेट चल रहा था, तो उन्होंने बोला हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए फुल एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है. सो दिस हैपेंड इन this was the resolution passed in January first week 1930, और जनवरी का जो लास्ट वीक था, लास्ट संडे था, वो था 26 ऑफ जनवरी 1930. तब कांग्रेस पार्टी ने अब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, एंड जहाँ भी कांग्रेस पार्टी का होल्ड था वहाँ पे मतलब कांग्रेस ने कहा था कि सब जगह इमेजिन के इंडिपेंडेंस मिल चुका है एंड देन जस्ट सेलिब्रेट, you know, and ये celebration हुआ भी था. So this was on 26th of January 1930. अब ये जो dates है ना, ये बाद में बहुत symbolically important बनेंगे. So 26th of January 1930 in Lahore the resolution was passed, and in 26th of January 1930 the celebration was done, ठीक है. अब ना जब इंडिपेंडेंस इंडिया को मिला था in the year 1947, actually people were interested, the main interest was to get it on 26th of January of 1948. ये इच्छा थी, लेकिन गवर्नर जनरल साहब ने 15th of August 1947 को डेट डिक्लेयर किया इन सेलिब्रेशन ऑफ द जापानीज सरेंडर टू द एलाइड फोर्सेस. आपको याद रखना है, अगेन कॉलोनियल बात आपके सामने, आपको मैं इस चीज़ पर आपको मैं तवज्जो आपका इस चीज़ पर मतलब फोकस कराना चाहता हूँ कि द डेट 15th अगस्त, उस डेट में बहुत 15th अगस्त, दिस वुड हैव बीन 1945 ना. सो 15th अगस्त में उस डेट में बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशन छुपा हुआ है. ये चीज़ आप हमेशा याद रखो when we celebrate our Independence Day. याद रखो वो जो डेट है 15th अगस्त जो सिम्बॉलिक है ऑफ आर इंडिपेंडेंस, इज ऑल्सो सिम्बॉलिक ऑफ atrocities that the allied forces had committed on Japan with the atom bombs. Remember that. ठीक है. Now let's come back to the next thing that Guha Saab talks about. Next thing वो जो बात करने वाले हैं, that is about the day of independence. ठीक है. सबसे पहली बात, सेलिब्रेशन जो थी इंडिपेंडेंस डे की, वो स्टार्ट हुई थी 11 o'clock 11 बजे 14th अगस्त को 1947, ठीक है. सो जो सेलिब्रेशन था 11 बजे का, दैट बिगैन विद द सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम. सबसे पहले हुआ 11 o'clock को वंदे मातरम गाया गया फॉर 2 minutes. सो 11 to 11:02 ऑन द नाइट of 14th August at 11 o'clock, the celebrations began on with the Vande Mataram. उसके बाद में 3 speeches हुए, 3 speeches. सबसे पहला speech, let me get my fact sheets. सबसे पहला speech हुआ was given by चौधरी खालिकुज़्ज़मान. खालिकुज़्ज़मान represent कर रहे थे इंडियन मुस्लिम्स को, और उन्होंने ये प्रॉमिस और ये वाव दिया था, which is still being maintained. We have to always keep in mind that the Muslims of India will be dedicated to the constitution of the country and will be dedicated to the independence of the country and to the union of India. ये उनका प्रॉमिस था और वो रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडियन मुस्लिम्स को. लेकिन ये चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से नहीं थे, ठीक है, वो मुस्लिम लीग से थे, ठीक है.
आफ्टर पार्टीशन के बाद, आफ्टर सम weeks in that period, because partition was a long period, it didn't happen on a single day. ठीक है, partition, people going from this part of the country to that part of the country, or people going from India to Pakistan used to keep happening. So he later, Khaliquzzमान goes to Pakistan, and he I think वो एक मिनिस्टर भी बनते हैं पाकिस्तान में, आई एम नॉट श्योर, बट वो मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करते थे और वो मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने उस स्पीच में रिप्रेजेंट किया. उनके बाद आए सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, वो आई थिंक इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, अलॉन्ग विद राजेंद्र प्रसाद हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट. सो उन्होंने बात किया अबाउट ईस्ट एंड वेस्ट का कोलैबोरेशन. ठीक है, फर्स्ट स्पीच खालिकुज़्ज़मान, चौधरी खालिकुज़्ज़मान हु इज टॉकिंग अबाउट इंडियन मुस्लिम यूनिटी इन अ वे, एंड सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जो कि एक फिलोसोफर हैं, वो एक्चुअली मेरे फील्ड से हैं, वो काफ़ी ईस्ट और वेस्ट की यूनिटी के बारे में वो काफ़ी बोलते हैं, काफ़ी उन्होंने लिखा है उसके बारे में, और उस दिन उन्होंने स्पीच में भी वही कहा. उसके बाद आते हैं स्टार ऑफ द शो जवाहरलाल नेहरू, हु गिव्स द, बाय दिस टाइम 12 बज चुका था और फिर उन्होंने वो अपना जो फेमस एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर वाला उन्होंने वो स्पीच दिया, एंड विद दैट 15th of August came and India became an independent country. ठीक है, एंड एंटायर कंट्री में सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन चल रहा था. ठीक है, ओके. सो 12 o'clock हो चुका है, 15th August है, 1947 है. जवाहरलाल नेहरू साहब को जाके गवर्नर जनरल के पास अपना फर्स्ट कैबिनेट का लिस्ट प्रेजेंट करना है. दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. ठीक है, सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें जो हमें याद रखनी है, इसके लिए मैं वीडियो को पार्ट्स में बना रहा हूँ. सो सबसे फर्स्ट जो कैबिनेट था इंडिया का, दैट कंसिस्टेड ऑफ 14 मेंबर्स. आपको ये चीज़ को याद रखना है, आप चाहिए तो उस चीज़ को नोट भी कर सकते हो, और अगर मुझसे हुआ, अगर मेरे पास रिसोर्सेज रहे तो मे बी मैं इस वीडियो को बाद में एडिट भी करूँगा टू प्रेजेंट दैट इन अ स्लाइड. लेकिन आप फ़िलहाल मेरे नोट्स को सुन लो एंड मे बी मेरे साथ आप लिख सकते हो उस चीज़ को. सो जो पहला कैबिनेट था जवाहरलाल नेहरू, जिसके फर्स्ट मेंबर ऑफ द कैबिनेट वो हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं उसके, और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल रिलेशंस और कॉमनवेल्थ रिलेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, इसके भी मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे. ठीक है, सो द सबसे फर्स्ट मेंबर इज जवाहरलाल नेहरू. ही वॉज of course belong to the Congress party. Then there was a deputy prime minister who was Vallabhbhai Patel, and then there was Maulana Abul Kalam Azad, who was the minister of education, और वो in a way also Muslims को represent करते थे. He was representing the Muslims in the cabinet. उसके बाद अच्छा एक चीज़ आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी had said that हम कांग्रेस का ये इंडिपेंडेंस विक्ट्री नहीं है, ये पूरे इंडिया का इंडिपेंडेंस विक्ट्री है. सो हमारे जो आइडियोलॉजिकल दुश्मन रहे हैं उन्हें भी हमें इनवाइट करना है इनटू द फर्स्ट कैबिनेट. सो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, हु at that time was the leader of the Scheduled Caste Federation, this is known as the SCF, जो बाद में ब्रेक होता है इनटू द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह. सो उसके वो लीडर थे, वो कांग्रेस के मेंबर नहीं थे और कांग्रेस के वो आइडियोलॉजिकल अपोनेंट भी थे. लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी, बिकॉज ऑफ गांधी स्टेटमेंट एंड गांधीज विजन, कांग्रेस पार्टी हैड इन्वाइटेड ऑल द ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ द कंट्री, एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, हु इज लेटर गोइंग टू बिकम द हेड, the greatest member of the drafting committee, is the head member of the drafting committee in the Constituent Assembly for the drafting of the constitution of the country. उन्हें बनाया गया था मिनिस्टर ऑफ लॉ. और आइडियोलॉजिकल अपोजिशन हो था नहीं था, इनसे बेटर मिनिस्टर ऑफ लॉ वी डोंट हैव. कुछ हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है. वी हैव टू मेक हिम द मिनिस्टर ऑफ लॉ बिकॉज ही इज द जीनियस ऑफ लीगल एंड सोशल अफेयर्स. वी ऑल नो दिस. ठीक है, उसके बाद में आते हैं कोवरजी होरमुसजी बाबा. He was the Minister of Commerce and he also belonged to the Indian National Congress. And then there was somebody called
R.K. Shanmugan Chetty. I shouldn't say the word somebody called. He was R.K. Shanmugan Chetty, who was the Minister of Finance. He was one of the great financial minds of the country, which is also written in the book. Guha also says the same thing. He was also a member of the Congress. And then you have Nahar Vishnu Gadgil. I'll just check if I'm getting the name right. Sorry for this. Gadgil Sahab apne getting the name right. I don't want to do a mistake in the name. It's not good. Okay, N.V. Gadgil. His name is Narhar Vishnu Gadgil. I was wrong. I learnt about him actually when I was researching for this. So I didn't know him, so I couldn't pronounce his name. So he was our Minister of Works, Mines and Power. ठीक है, वो भी कांग्रेस से थे. एंड देन वी हैड अ वुमन रिप्रेजेंटेटिव, अमृत कौर. ठीक है, वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थी और उन्होंने वुमेंस लिबरेशन और वुमेंस राइट्स के लिए भी बहुत काम किया था बिफोर द इंडिपेंडेंस. एंड इन द कैबिनेट शी रिप्रेजेंटेड द वुमेन ऑफ इंडिया. ठीक है, एंड देन कम्स द सेकेंड मुस्लिम मेंबर ऑफ द कैबिनेट. हिज नेम वाज रफ़ी अहमद खिदवाई. He was the Minister of Communication. और आपको ये भी याद रखना है कि खिदवाई was also someone who is called the champion of Islamic socialism. ठीक है, so उन्होंने Islamic socialist doctrines भी present किए. ठीक है, आप उनके बारे में पढ़ सकते हो. वो भी कांग्रेस से थे. And then the 10th member is John Mathai, who was the Minister of Railways and Transport at that time. ठीक है, Ministry of Railway. Give me a minute. Yeah, so those days it was called Ministry of Railways and Transport. So keep that in mind. So there was John Mathai. He was from the Indian National Congress. Now the next person was Shyam Prasad Mukherjee. You all would know. Again another ideological opponent. वो थे हिंदू महासभा से. ठीक है, उन्हें बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज. देन द 12th member, I'm just, there is no the list is just random. Okay, 1 2 3 वो सीरियल, उसका कोई as such meaning नहीं है. मैंने जितने गिने उसमें से जो 12th member है वो थे जगजीवन राम. I'm very sorry, जगजीवन राम, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर थे और उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस और शेड्यूल्ड कास्ट्स और दलित्स के लिए भी बहुत काम किया था. एंड देन कम्स द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बलदेव सिंह, हु आल्सो वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिख्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, एंड देन कम्स KM Neoji, if I'm right. Okay, KC Neoji, Kshitiz Chandra Neoji. He was the Minister of Relief and Rehabilitation. ठीक है, it was hard to go through because I'm getting tired. It's hard to actually go on talking for a half an hour. So that was our first cabinet. अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी in mentioning their names or if I was wrong, please forgive me. I was just tired and I am actually wearing out. It's been half an hour. I'm not used to making videos. So you can also go and check the first Nehru cabinet. आप वो भी check कर सकते हो. ठीक है, so that was the first cabinet. And after this जो first section है गुहा की book में, it talks about the Independence Day celebration. जो celebration किस तरह हुआ और क्या क्या हुआ उस celebration में, उस चीज़ के बारे में the next thing, the first section talks about that. अब उसमें हमने देखा कि 11 o'clock को 14th August में 11 o'clock को it all started. एंड फिर नेक्स्ट डे विच इज़ 15th of August 1947 को 8:30 से हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है एट द नेशनल लेवल. ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड आउट व्हाट हैपेंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एट 8:30 को swearing in of the Governor General and the ministers. We saw the ministers. Governor General is Lord Mountbatten.
स्वेरिंग इन ऑफ गवर्नर जनरल एंड मिनिस्टर्स एट गवर्नमेंट हाउस. ठीक है, गवर्नमेंट हाउस यू हैव टू रिमेंबर इज राजभवन टुडे. ठीक है, 8:30 को स्वेरिंग इन सेरेमनी था. स्वेरिंग इन सेरेमनी गोज ऑन टिल 9:40 AM. 9:40 को देर इज अ प्रोसेशन ऑफ द मिनिस्टर्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को which becomes the Parliament of India after 1950, उसको it used to be called Imperial Legislative Council. ठीक है, उसका पहला नाम था Imperial Legislative Council. ओके, सो उनका एक प्रोसेशन हुआ टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट 9:40 से 9:50 तक सुबह ये प्रोसेशन चला. उसके बाद में हुआ स्टेट ड्राइव टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. देन देयर वाज अ रॉयल सल्यूट टू द गवर्नर जनरल. ठीक है, एट 9:55. ये सब ना, दीज वर ओल्ड, द रॉयल सल्यूट टू द गवर्नर जनरल. ये क्या था ना, दिस वाज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश राज के, ये ब्रिटिश राज के सर्टेन गवर्नमेंटल सेरेमनीज थे जो कि हम अब जस्ट इंडिपेंडेंट हुए. सो काफ़ी सारी जो सेरेमनीज हैं ये हम अब तक फॉलो कर रहे हैं, जो बाद में डिसबैंड होते जाएंगे. द गवर्नर जनरलशिप इटसेल्फ विल गेट ओवर बाय 1950. आई थिंक राजगोपालाचारी वाज द लास्ट गवर्नर जनरल इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, फिर होता है होइस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग एट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, एट 10:30 दिस वाज द फर्स्ट होइस्टिंग ऑफ आवर नेशनल फ्लैग. तो ये हमें याद रखना है. फिर होता है फ्लैग सेरेमनी, फिर अगेन स्टेट ड्राइव टू द गवर्नमेंट हाउस विच इज़ द राजभवन, विच हैपन्स एट 10:35. ये था सुबह का प्रोग्राम. सुबह का प्रोग्राम हुआ 8:30 बजे से 10:30 बजे तक. ठीक है, स्वेरिंग इन हुआ, उसके बाद में प्रोसेशन ऑफ द मिनिस्टर्स हुआ, उसके बाद में स्टेट ड्राइव, उसके बाद में होइस्टिंग ऑफ द फ्लैग, उसके बाद में रॉयल सल्यूट, उसके बाद में होइस्टिंग ऑफ द फ्लैग. ये था सुबह का प्रोग्राम. उसके बाद इवनिंग में 6 o'clock से अगेन प्रोग्राम्स स्टार्ट होते हैं. और सबसे पहले होता है 6 बजे फ्लैग सेरेमनी इंडिया गेट पे. ठीक है, 7 o'clock को इल्यूमिनेशंस का मतलब है कि पटाखे फोड़े गए. देयर वाज फायर वर्क्स डिस्प्ले एट 7:45 PM शाम को. ठीक है, उसके बाद में राजभवन में 8:45 PM को ऑफिशियल डिनर हुआ. ठीक है, उसके बाद में 10:15 को देयर वाज रिसेप्शन एट गवर्नमेंट हाउस. रिसेप्शन में रिसीव किए होंगे सारे डिग्निटरीज को, मिनिस्टर्स को, एंड जो भी इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स हैं उनका एक रिसेप्शन हुआ होगा एट 10:15. ठीक है, इसके बारे में हम डीपली इसके अंदर तो जा नहीं सकते बिकॉज ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है. बस मैं जस्ट बता रहा हूँ सो दैट इट्स एन इंटरेस्टिंग ओपनिंग टू आवर बिग स्टोरी कि इस तरह इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और ये सारी चीज़ें हुई ऑन द फर्स्ट डे ऑफ आवर इंडिपेंडेंस. ठीक है, उसके बाद में बस फ्लैग होइस्टिंग, सेलिब्रेशंस, ये वो एंटायर